हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एच.सी. जोशी, टीजीटी एसएसटी, केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी सेकंड शिफ्ट देहरादून। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, पार्ट 4 रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। The Second World War broke out a mere 2 decades after the end of the First World War. It was fought between the Axis powers, mainly Germany, Japan, and Italy, and the allies between France, the Soviet Union, and the US. It was a war waged for 6 years on many fronts, in many places, over land, on sea, in the air. Once again, death and destruction was enormous. At least 60 million people, or about 3% of the world's 1939 population, are believed to have been killed directly or indirectly. As a result of the war, millions more were injured. पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी दो बड़े पावर्स के बीच लड़ा गया। एक और थे धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर्स, मुख्य रूप से जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरी ओर थे मित्र राष्ट्र एलीज, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में लड़ा गया। इस युद्ध में भी मौत और तबाही बहुत हद तक हुई। माना जाता है कि इस युद्ध के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। यह 1939 की जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। पार्ट 4 को हम 4 टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वॉर्स, more civilian casualties than army. Cities were devastated beyond recognition. Recovery after the Second World War was influenced by 2 important factors. US emerged as dominant country, economic, political, military power in West, transformation of Soviet Union from agrarian economy into a world power. दूसरा विश्व युद्ध पहले हुए युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। दूसरे विश्व युद्ध में आम नागरिक कहीं अधिक संख्या में मारे गए और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह तबाह हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से 2 बातों से प्रभावित हुए थे। पहला, पश्चिम में अमेरिका एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदित हुआ, और दूसरा, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन हुआ। The world leaders met and discussed to work for post-war recovery, focused on 2 main objectives: preservation of economic stability and full employment in the industrial world. Economists, mass production cannot be sustained without mass consumption. Economic links with outside world should be well regulated on the flow of capital, goods and labor. विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद के संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने 2 बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जिन्हें नीचे दिया गया है। पहला, औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना, और दूसरा, पूंजी, सामान और श्रमिकों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्रेंस, जुलाई 1944, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी and Financial Conference at Bretton Woods in New Hampshire, USA. The Bretton Woods Conference established International Monetary Fund, deal external surplus and deficits of its members. 1944 की जुलाई में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर संयुक्त राज्य मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना हुई। इस संस्था को सदस्य देशों के बाहर फायदे और नुकसान की देखभाल के लिए बनाया गया। युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की फंडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई, जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है और युद्ध के बाद की आर्थिक प्रणाली को ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है।
The IMF and World Bank began operating from 1947. Decision making controlled by Western industrial power. US had veto right over key decisions. Bretton Woods system was based on fixed exchange rate of currencies. The dollar was made standard at fixed price $35 per ounce of gold. Other currencies were linked to dollar at fixed rates. विभिन्न मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय दर ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम का आधार था। डॉलर की कीमत को सोने की कीमत से जोड़ा गया, जिसमें एक आउंस सोने की कीमत थी $35। अन्य मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले अलग अलग निर्धारित दरों पर रखा गया। दूसरा टॉपिक है हमारा द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, युद्ध के बाद के शुरुआती साल। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम स्टार्टेड इन एन एरा ऑफ unprecedented economic growth in the Western industrial nation and in Japan. Between 1950 and 1970, world trade grew at annually at 8%, income grew at nearly 5% in the most industrialized countries. Thus, it shows the stable nature of economic growth during the period. ब्रेटन वुड्स सिस्टम द्वारा पश्चिम के औद्योगिक देशों और जापान में एक अप्रत्याशित आर्थिक विकास के युग की शुरुआत हुई। 1950 से 1970 के बीच विश्व का व्यापार 8% की दर से बढ़ा और आमदनी लगभग 5% की दर से बढ़ी। ज़्यादातर औद्योगिक देशों में बेरोजगारी 5% से भी कम थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि में कितनी आर्थिक स्थिरता आई थी। तीसरा टॉपिक है हमारा डिकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, उपनिवेशों का अंत और आज़ादी। Within 2 decades after Second World War, many countries emerged as new nation. These countries were in huge economic trouble due to long history of exploitation. During the initial phase, Bretton Woods was not able to fulfill the demands of these new nations. On the other hand, Europe and Japan quickly rebuilt their economy and grew independent from IMF and World Bank. दूसरे विश्व युद्ध के 2 दशक के भीतर कई उपनिवेश स्वतंत्र हो गए और नए राष्ट्र के रूप में सामने आए। शोषण के एक लंबे इतिहास ने इन देशों को भारी आर्थिक संकट में डाल दिया था। शुरुआती दौर में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इन देशों की मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे। इस बीच यूरोप और जापान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन से स्वतंत्र हो गए थे। 1950 के दशक के आखिर में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थानों ने दुनिया के विकासशील देशों की ओर ध्यान देना शुरू किया। These institutions were under control of colonial powers, hence most of new nations had the risk of being exploited again. These countries organized themselves into group called G77. Demand new international economic under they wanted control of their national resources, developed countries better access to market. ये संस्थाएं पुरानी उपनिवेशी ताकतों के नियंत्रण में थी, इसलिए ज़्यादातर विकासशील देशों पर अभी भी उन ताकतों द्वारा शोषण का खतरा बना हुआ था। इन देशों ने एक नए आर्थिक ढांचे की मांग रखने के लिए G77 77 देशों का समूह बनाया। उनकी मुख्य मांगें थी अपने प्राकृतिक संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण, कच्चे माल की सही कीमत और विकसित बाजारों में बेहतर पकड़। चौथा टॉपिक है हमारा एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ब्रेटन वुड्स का अंत और भूमंडलीकरण। From 1960s onwards, US finances and competitive strength was getting weak, reason rising cost of overseas involvement. Dollar could not maintain its value in relation to gold, thus a system of fixed exchange rate collapsed and a new system of floating exchange rate emerged. 1960 आते आते विदेशों में अधिक दखलंदाजी करने के कारण अमेरिका की शक्ति कम पड़ने लगी थी। अब डॉलर अपनी कीमत को सोने की तुलना में बचा नहीं पा रहा था। इसी तरह से निर्धारित विनिमय दर की प्रणाली समाप्त हुई और अस्थायी विनिमय दर की परंपरा शुरू हुई। From mid-1970s, international finance system changed in many ways. Earlier, developing countries could turn to international institutions for financial assistance. Now, they were forced to borrow from Western commercial banks and private lending institutions. Lower income, poverty, and unemployment in developing world, many African and Latin American suffered from such crises. 1970 के दशक के मध्य के बाद से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था कई मायने में बदल गई। इसके पहले विकासशील देश
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के कमर्शियल बैंकों और प्राइवेट लैंडिंग संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इससे कई बार ऐसा होता था कि विकासशील देशों में कर्जे की समस्या, बेरोजगारी और गिरती आमदनी की समस्या खड़ी हो जाती थी। कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। China had been cut off from the world economy since its revolution in 1949. China came back as a strong economy, reason new economic policies and lower wages. Collapse of Soviet Union in many Eastern European countries, many countries became independent and came into fold of world economy. Wages were quite low in countries like China, India, Brazil, etc. 1949 की क्रांति के बाद चीन बाकी दुनिया से अलग थलग था, लेकिन अब चीन ने भी नई आर्थिक नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया और विश्व की अर्थव्यवस्था के करीब आने लगा। कई पूर्वी यूरोपियन देशों में सोवियत संघ के समाजवाद के पतन के बाद कई नए देश भी विश्व की नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। चीन, भारत, ब्राज़ील, फिलीपींस, मलेशिया आदि देशों में मजदूरी दर काफ़ी कम थी, इसलिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन देशों को अपने उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। MNCs, multinational corporations, preferred destination low wages countries. In last 2 decades, many third world countries have grown at rapid pace. Example, India, China, Brazil. MNCs globalized the world. भारत बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक महत्वपूर्ण हब बन गया। हाल के दशकों में कई विकासशील देशों ने तेजी से वृद्धि की है। भारत, चीन और ब्राज़ील इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।